नाम का एक इंसान था और कैरी कैसिडी नाम की एक औरत थी। इन दोनों के दरमियान में ना एक डिस्कशन हुआ था 2010 में। और उनके डिस्कशन का यानी कि क्या डिस्कशन हुआ था कि आज हम देखते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम है ना, उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। नाम क्या बताया मैंने? जॉन पैट्रिक और कैरी कैसिडी। इनको आप लिख लें ताकि आपको याद रहे। इन दोनों के दरमियान नवंबर 2010 में एक डिस्कशन हुआ था। और इनका डिस्कशन था कि हमारे ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम्स हम देखते हैं कि दुनिया में जो भी इकोनॉमी है, जब भी कोई क्राइसिस आते हैं, जैसे कि 2018 में कोरोना आया और सेकंड वो जैसे दूसरा वर्ल्ड वार हुआ, तो ये सब सारी सिचुएशन जो होती है ना, तो वहां पर ए, जो वर्ल्ड की फाइनेंशियल सिस्टम होती है ना, वो क्रैश कर जाती है। या कोई भी जैसे वायरस जब आता है तो फाइनेंशियल सिस्टम को क्रैश कर जाता है, ठीक है। ऐसे जैसे अमेरिका में 2008 में लेमन्स ब्रदर की प्रॉब्लम भी आई थी। और इसके इस तरीके से सिचुएशन ना चलते आ रहे हैं स्टार्ट से ही। तो 2010 में दोनों ने डिस्कशन किया। और डिस्कशन करके ना इनका ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चल रहा था। और इस प्रोजेक्ट का नाम था कैमलोट प्रोजेक्ट। क्या नाम था? कैमलोट प्रोजेक्ट। ये लिखा भी गया है यहाँ पर, कैमलोट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में 4 लोगों की टीम थी और 2 ये खुद हो गए, ठीक है। और 6 लोग हो गए। और इनका काम था कि सोसाइटी की हेल्प करना। ये नंबर 4 के अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कि ये देखें, ये चौथी लाइन पे हसन, लिखा आप जो गया है है। ना अपनी जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी फास्ट कर लें। 1 मिनट जी। अच्छा जी, तो ये देखें, ये यहाँ पर चौथे नंबर पे लिखा गया है, 6 of us observers started the origin project। यानी कि इनकी 6 मेंबर्स की टीम थी। तो उन्होंने मिलकर ओरिजिन प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। एल्जिनस को नहीं, सिर्फ ओरिजिन की, मैं ओरिजिन की बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं एल्जिनस पर भी आऊंगा। तो इन्होंने एक पूरा ना सिस्टम स्टडी किया। जैसे आप नीचे जाते जाएंगे ना, ये पूरी इनकी डिस्कशन है। डिटेल से इन्होंने डिस्कशन लिखी गई है यहाँ पर। तो साथ ही साथ इन्होंने क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेकर, खास तौर पर बिटकॉइन को लेकर, इस पर मेंशन है कि बिटकॉइन कैसे ग्रो किया और इसके क्या क्या फेसेस आए थे। सारी चीजों को इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लैपिंग खत्म करें प्लीज, क्लैपिंग। जी जी सर, क्या कहा? मैंने कहा सर आपकी जो है ना पिक्चर्स क्लियर नहीं हो रही है, सब दोस्त क्लैपिंग हैंड रेज वगैरह कर रहे हैं, सो उनसे रिक्वेस्ट की है कि स्क्रीन भी देखें और आपकी बात भी सुने। यार काइंडली बाद में यानी कि क्लैपिंग कर दीजिएगा, पहले एक बार सेशन कंप्लीट होने देना, क्योंकि अभी बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें दिखाना बाकी हैं। जब जी सेशन जी सर, कंप्लीट हो ओके। जाए फिर आपको मौका दिया जाएगा। ऐसे आप यानी कि डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं ना सेशन में। अच्छा जी, तो इन्होंने ना एक्सप्लेन करने के बाद ही 6 जो टीममेट थे ना, जो प्रॉपर एजुकेटेड थे, 2010 की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने एक सिस्टम, एक क्रीड, क्रीड कहते हैं अकीदे को, असूल को, एक असूल डिसाइड किया। उस असूल को मैं आपको दिखाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। अब जनाब हम आ जाते हैं अपने ओरिजिन के इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट पे। तो ये है उनका क्रीड। ये छः के जो इन 6 लोगों की जो टीम थी ना, उनका पर्पस क्या था, क्यों ओरिजिन लॉन्च किया गया? सर मेरी ये स्क्रीन शेयर है आपको? जी जी, शेर है माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, ले लास्ट पर लिखा गया है ओरिजिन प्रेस्बिटेरियन चर्च। ये क्या है? ये प्रेस्बिटेरियन चर्च ये इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी ओरिजिन को ये चाइना हो गया, हांगकांग हो गया, जापान हो गया, ये सारी कम्युनिटी ने मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम किया। खास तौर पर वो 6 लोगों ने मिलकर की रोल को प्ले किया था। और की रोल के प्ले करके इन्होंने एक प्लान लाए कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अब ऊपर ये क्रीड आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इनकी क्रीड क्या थी, क्या इनका कीता था, सिस्टम को क्यों लाया गया। ये लास्ट में मैंने प्रेस्बिटेरियन चर्च की भी डिटेल दे दी। अब आपको मैं ये क्रीड बताता हूँ कि इनका सिस्टम लाने का एक्चुअल में मकसद क्या था। ये सबसे पहली चीज आपको मैं रीड करके साथ साथ बताऊंगा। ये पहला जो इनका रूल है वो था कि वी आर कमिटेड टू क्रिएटिंग अ न्यू पैरेलल सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर टू एम्फेसाइज एब्सोल्यूट फ्रीडम, कंटिन्यू टू प्योरीफाई द डिफेक्ट्स ऑफ ट्रेडिशनल वर्ल्ड कॉन्शियस एंड फाइनेंशियल सिस्टम एंड हेल्प एवरी बिलीवर इंटर अ ऑटोपियन मिरर वर्ल्ड ऑफ ट्रस्ट, ओपन पीस एंड सेल्फ। इसका मतलब क्या है? देखें, जो जो पहला इनका क्रीड है ना, जिसको ये 100% फॉलो करेंगे, उन्होंने लिखा गया है कि वी आर कमिटेड, यानी कि हम इस पर फॉलो करेंगे इस रूल को।
जिसके लिए सिस्टम को लाया गया। सबसे पहली चीज इन्होंने एक ऐसा सोशल इकोनॉमी ऑर्डर क्रिएट करने के लिए सोचा जिससे जो बिलीवर हैं, बिलीवर मतलब जो ओरिजिन को पर बिलीव करेंगे, जो प्रोजेक्ट को ज्वाइन करेगा वो बिलीवर कहलाएगा। जैसे हाँ आप सब ओरिजिन को ज्वाइन कर रखे हैं तो आप बिलीवर हैं। एब्सोल्यूट फ्रीडम, जो भी यूजर्स हैं उनको फ्रीडम मिले उनके फाइनेंस यानी पैसे को लेकर। आज आप अपने बैंक में फॉर एग्जाम्पल तौर पर आप अपने बैंक में देखते हैं कि हमारे पैसे बैंक में रखे हुए हैं, लेकिन हम 1 बजे के बाद यानी कि बैंक बंद हो जाते हैं, आप उनको विड्रॉ नहीं कर सकते। एटीएम और चीज है, लेकिन बैंक की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर आपका पैसा एक्चुअल में पड़ा हुआ है। पैसा आपका ही है, लेकिन आप पर टाइम की लिमिट लगा दी गई है। तो इसी रिलेटिव में बात कर रहा हूँ कि पैसा वो आपका ही है, लेकिन आप उसे निकाल नहीं सकते। अगर आपको बल्क में पैसा चाहिए होगा 1 करोड़, तो वो आपसे 100 क्वेश्चंस करेंगे। अगर वो आपसे आंसर के जस्टिफाइज होंगे तो ही वो आपको पैसा देंगे। फिर ये कह देंगे या आपको कोई और स्टोरी सुना देंगे कि सर अभी बैंक में पैसा नहीं है, आप इस तरह करें कि आप 1 घंटे के बाद आइएगा, आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है, या कुछ देर के बाद आए, ठीक है। अगर कोई बैंक में क्राइसिस हो, चाहे गलती आपकी हो या ना हो, लेकिन अगर कोई क्राइसिस हो जाता तो बैंक आपको सिर्फ 3 लाख तक की ही देने की गारंटी देती है। अगर आपने 50 लाख उसमें इन्वेस्ट कर रखा हो या आपने 1 करोड़ ही क्यों ना रखा हो, बैंक की सिर्फ यानी कि वो कुछ अमाउंट की गारंटी देती है, वो सारे अमाउंट की गारंटी नहीं देती है आपको, वो भी सिर्फ सेविंग अकाउंट पर। तो यानी कुछ डिफेक्ट्स हैं जिनको सोल्व करने के लिए ही लाया गया है ओरिजिन को, और जो भी बिलीवर होगा उसको फ्रीडम प्रोवाइड किया जाएगा। फ्रीडम मीन आजादी। पहला ऑप्शन क्लियर हुआ सबको? जी जी, मैं क्लियर। दूस- मैं दूसरे ऑप्शन की तरफ जाता हूँ। अब आप इसका ये सेकंड पढ़ें, व्हाइट पेपर में क्या लिखा गया है। आवर बिलीव्स विल बी इंस्क्राइब्ड in the distributed encryption civilization. Our creed will exist on the blockchain smart contract and our beliefs will be spread in every corner of the earth. पर्पस इनका जो दूसरा पर्पस ये है कि ये इस प्रोजेक्ट को लेकर पूरी दुनिया में छा जाना चाहते हैं। और वो कैसे होगा? इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के थ्रू होगा। और ये कंप्यूटर साइंस में ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे डाटा इनक्रिप्टेड हो जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर जब आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं भाई इदनान को मैसेज करूंगा, तो ऊपर लिखा गया होगा कि यूर व्हाट्सएप मैसेज इज इनक्रिप्टेड टू इनक्रिप्टेड है। मतलब ये कि मैसेज यानी कि हवा में जब सफर करके जाएगा तो इसके गिर्द शील्ड आ जाएगी, और ये सिर्फ सर अदनान के ही व्हाट्सएप पर दिखेगा। उम्मीद है कि इनक्रिप्टेड भी क्लियर हुआ होगा। इनक्रिप्टेड के थ्रू वो आपको प्राइवेसी दे रहे हैं कि आपके पास कितना डिजिटल एसेट है, फिर ही वो सिक्योर होगा और आप फ्री हो जाएंगे। अब सारी दुनिया को अगर पता चल जाए कि हसन के पास इतने बिटकॉइंस हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास बिटकॉइन है, तो सारी गवर्नमेंट का मुझ पर प्रेशर आ जाएगा और आपका फ्रीडम आज़ादी खत्म हो जाएगी। इसलिए इन्होंने सोचा कि हम अपने सिस्टम को इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखेंगे। और कैसे रखेंगे? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसको अब हर कंट्री अडॉप्ट कर रही है। ब्लॉकचेन बनाने के लिए सबसे पहले प्रोग्रामिंग की जाती है सॉलिडिटी लैंग्वेज में, और टोकन को डिजाइन किया जाता है जिसको डिप्लॉय करने के बाद लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये चीज हो गई। अब तीसरा इनका रूल देखें। वी विल स्ट्रिक्टली फुलफिल आवर कमिटमेंट्स। इनका कहना है कि हम सख्ती से अपनी यानी कि अपने रूल पर फॉलो करेंगे, अपने ये रूल्स को। रिस्पेक्ट the human rights of every believer, defend the human rights and wealth rights of every believer, respect and development of social order, and build a new credit system to move toward a digital contract civilization in the free world. तो ये सबकी मदद करना चाह रहे हैं, और हमारा यानी कि फिर हमारा अगर ये सबकी यानी कि मदद करें तो हमारा भी हक बनता है कि हम वो फ्रीडम के साथ हमें दें। यानी कि वो अगर हमें फ्रीडम देना चाह रहे हैं ना, ये इनका एक पर्पज है। ये बार बार फ्रीडम की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमारा जो मेन पर्पज है वो आपको फ्रीडम देना है, आज़ादी देना है, ताकि आप लोग बगैर रिस्क के आपकी प्राइवेसी बरकरार रहे, ताकि किसी को पता ना चले कि आपके पास यानी कि इतना पैसा है। अब देखें, जो भी 1 साल पहले जिसने भी ओरिजिन सिस्टम को ज्वाइन किया होगा वो रैंक अचीवर होगा, और जो बंदा एक बार रैंक अचीवर हो गया तो अब तक वो फुल फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुका होगा। यानी कि उसको किसी किस्म की पैसे की तंगी नहीं होगी अब तक। तो आगे इसका देखें आप, फोर्थ ऑप्शन, आवर बिलीव्स आर फ्रीडम। हमारा यकीन है इंसाफ, इक्वलिटी, बराबरी, फेयरलेसनेस, यानी कि गॉड्स को इसको कहते हैं कि यानी कि अल्लाह का डर। इसको हम मुसलमान इस जुबान में कहते हैं उनकी, यानी कि ये डर। काइंडनेस, रहमदिली, ट्रस्ट, एतमाद एंड इटर्निटी। इटर्निटी कहते हैं जनाब, यानी कि
इसी चीज़ को ना कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़, जैसे हम कहते हैं कि हमारी जो आखिरत की ज़िंदगी है वो इटर्निटी होगी, तो इसको कहते हैं कभी ना ख़त्म होने वाली, ठीक है? तो अब इसका 5वां पॉइंट आप देखें, वी डू नॉट एजुकेट वायलेंस, किलिंग, ड्रग्स, पोर्नोग्राफी, एंटी गवर्नमेंट और थेफ्ट। ये इसका जो प्रोजेक्ट का पर्पज़ है कि गवर्नमेंट से मिलकर आगे बढ़ना। कुछ लोग समझते हैं कि ये जो 1 मिनट जी, कुछ लोग समझते हैं कि ये जो पैसा है ना ये ब्लैक मनी है, लेकिन इनका पर्पज़ तो आपके सामने है। ये तो कुछ और ही कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हमने किसी बंदे को गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं करना। वायलेशन मतलब लड़ाई, किलिंग, ड्रग सप्लाई जिसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती, हम वो चीज़ नहीं करेंगे। तो हमारा यानी कि हमारा भी फिर पर्पज़ बनता है कि हम भी इस प्रोजेक्ट में रहकर इसमें गलत काम ना करें। इससे जो हमारी अर्निंग होगी उसको हम सही तरीके से इन्वेस्ट करें। उससे यानी कि ऐसी इल्लीगल एक्टिविटीज़ ना करें। अब मैं इनका छठा पर्पस देखें, वी विल डिटरमाइन द राइट्स एंड एप्लीकेशन इन द ओरिजिन डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड बेस्ड ऑन द थ्री आइडेंटिटीज मास्टर मैसेंजर एंड बिलीवर बेस्ड ऑन इलेक्शन कंट्रीब्यूशन एंड एप्लीकेशन वायलेशन। अब ये जो छठा पॉइंट है ना, अब जब हम इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो हमारी इसमें 3 आइडेंटिटीज होंगी। पहली आइडेंटिटी का नाम है बिलीवर, जैसे ओरिजिन के 6 रैंक है, V1, V2, V3, V4, V5, V6। जो पहले 3 रैंक है ना वो बिलीवर हैं। जैसे कि सर शबान V2 हैं, सर तैयब V1 है तो ये बिलीवर हैं, और V4 और V5 ये मैसेंजर हैं, जैसे कि वो सर डॉक्टर साजिद V5 हो गए। और जो इनका नेक्स्ट लेवल है मास्टर वो V6 है, जो रमेश पटेल है इंडिया का। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाएँगे ना, तो यानी कि बिलीवर आपको स्टार्ट बिलीवर से ही करना होगा। आप डायरेक्ट दूसरे तीसरे रैंक पर नहीं पहुंच जाएंगे, आपको स्टार्ट आपको V1 रैंक से ही करना होगा। तो इसमें अब सातवां चीज देखें, सातवीं, वी विल यूज ब्लॉकचेन इनक्रिप्टेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अ कंप्लीट प्राइवेसी कंप्यूटिंग सिस्टम टू प्रोजेक्ट एवरी बिलीवर्स राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ डाटा राइट्स, फ्रीडम ऑफ वैल्यू एक्सचेंज, फ्रीडम ऑफ ट्रस्ट एस्टेब्लिशमेंट एंड फ्रीडम ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कह रहे हैं, यहाँ लिखा गया है कि आपने सब यहाँ पे ईमानदारी से रहकर काम करना है, लालच नहीं करनी। तो अभी जैसे हम विड्रा करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम एलजीएनएस को जैसे ही अनस्टेक करते हैं, अनस्टेक करने के बाद हम अगले बंदे के वॉलेट में सेंड कर देते हैं, जबकि ऐसे हमारा सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। इन्होंने प्रॉपर एक मैकेनिज्म बना रखा है विड्रा करने का। सबसे पहले हमने एलजीएनएस को अनस्टेक करना है, अनस्टेक करने के बाद हमने डाई में कन्वर्ट करके फिर ही अगले बंदे न्यू को सेंड करना है। क्योंकि अगर सिस्टम हमें इतना सपोर्ट कर रहा है तो जब तक हम सिस्टम को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा प्रोटोकॉल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इसकी रिस्क फ्री वैल्यू में अमाउंट नहीं जाएगी तो सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ये चीज़ों का इनका इशारा किया गया है, ठीक है जी। ये चीज़ क्लियर हुई सबको? जी सर अदनान, ये चीज़ क्लियर हुई? काइंडली बता जी दें मुझे, ताकि क्लियर है फिर मैं क्लियर। ताकि मैं आपको फिर नेक्स्ट इसका वो मैकेनिज्म बताऊं रीजन का, जहाँ से आपको अर्निंग हो रही है। ठीक है जी। कल मैंने जो परसों जुम्मे वाले दिन सेशन हो रहा था, मैंने आपको एक फ्लाई व्हील ऑप्शन बताया था। ये ओरिजिन के वाइट पेपर में लिखा गया है। ये मैं दिखाता हूँ, किधर गया, नंबर 20 पे शायद है, वो 20 नंबर पेज होगा। ये देखें जी, ये सबको शेयर है यहाँ तक? जी जी ब्रदर, कंटिन्यू करें। ठीक है। अच्छा, अब देखें, हाउ दीज मैकेनिज्म क्रिएट एन इकोनॉमिक फ्लाई व्हील। ये पहला ऑप्शन आप देखें, सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइस कम होगी, प्राइस डिक्रीज होगी। अब इसको मैं सादा अल्फाज में समझाता हूँ। अगर सप्लाई एलजीएनएस की सप्लाई टोकन की बढ़ती है तो कीमत कम हो जाएगी, ये आप सबको पता है। जब भी किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी ऑटोमेटिकली कीमत कम हो जाती है, ठीक है। और अगर अगर प्राइस कम होता है तो प्रीमियम लो हो जाते हैं। ये प्रीमियम लो क्या है, इसमें उनके प्रीमियम लो हो जाते हैं। और अगर प्रीमियम लो होगा तो क्या करेंगे, ये देखें, इसका प्रीमियम लो हो गया, प्रीमियम लो होंगे तो लो क्या करेंगे, प्राइस इसकी इंक्रीज होगी। प्राइस इंक्रीज कैसे होगी, जब लो प्रीमियम होगा, यानी कि इसमें लो प्रीमियम में आपके बॉन्ड्स वगैरह आते हैं, जो आप बॉन्ड्स वगैरह खरीदते हैं ना, वो आप बॉन्ड्स आते हैं। जब बॉन्ड्स खरीदेंगे, जब इसका लो प्रीमियम हुआ तो लोग कहेंगे चलें यार खरीद लेते हैं हम, तो लोग इसको खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। ये मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये RFB आ गई। RFB क्या है, रिस्क फ्री वैल्यू, जो कि मैं आपको ना कुछ देर तक आपने डैशबोर्ड में देखी भी होगी। RFB तकरीबन $2 बिलियन प्लस हो चुकी है, ठीक है। अब इसका जो तीसरा प्राइस इंक्रीज होगी, जब टोकन की प्राइस बढ़ेगी ना तो इसके मोर बॉन्ड्स सोल्ड होंगे।
जैसे टोकन की प्राइस बढ़ गई, फॉर एग्जांपल के तौर पर एक टोकन की प्राइस होगी $10, तो आप बॉन्ड्स में जाकर देखेंगे तो आपको वहां से $9.5 का टोकन मिलेगा। डेट इज कॉल्ड बॉन्ड्स एक्टिव हो गए। जब बॉन्ड्स एक्टिव होंगे तो लोग जैसे सिस्टम में आएंगे, वो लोग कहेंगे चलो यार अब हम आए हैं तो बॉन्ड्स एक्टिव कर लेते हैं क्योंकि वहां से हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो लोग बॉन्ड्स जैसे खरीदेंगे, ज्यादा बॉन्ड सेल होंगे, और जब ज्यादा बॉन्ड सेल होंगे तो आपको पता है कि बॉन्ड्स का बहुत ज्यादा पैसा आपके आरएफबी में जा रहा है, रिस्क फ्री वैल्यू में। और जैसे ही आरएफबी में जाएगा तो आपका सिस्टम मजबूत होगा। सिस्टम मजबूत होगा तो आपका हायर एपीवाई यानी कि आपका एपीवाई बढ़ जाएगा। और अगर एपीवाई बढ़ेगा तो आपका यानी कि जो रहा है वो बढ़ जाएगा और मोर डिमांडेड हो जाएंगी, स्टेकिंग लगेंगी। और यहाँ पर 3x3 ये गेम थ्योरी है। ये मैं आपको कुछ देर तक बताता हूँ कि ये क्या है गेम थ्योरी। तो ये गेम थ्योरी ऑन हो जाएगी। जैसे गेम थ्योरी ऑन होगी तो टोकन की डिमांड बढ़ जाएगी और आपकी टोकन की प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। ये क्लियर हुई ये चीजें? यस, क्लियर। ठीक है, अब मैं आपको गेम थ्योरी का बताता हूँ। यहाँ पर था ऑप्शन गेम थ्योरी का। जो इंसान इन चीजों को समझ गया वो रीजन से यानी कि उसको फ्यूचर में पैसा कमाने से कोई बंदा नहीं रोक सकता जो इन मैकेनिज्म को बस। दैट इज कॉल्ड ओरिजिन की थ्योरी एक्सप्लेनेशन। अब मैं आपको गेम थ्योरी बता चलिए एक एग्जांपल के थ्रू। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक गांव में रहते हैं और उस गांव के आप एक फर्द हैं और टोटल उस गांव की जो पॉपुलेशन है ना वो 1000 है। वहां पर दो बंदे, ये दो किसान रहते हैं और उनकी अपनी जमीन है और उनकी ही अपनी यानी कि दुकान भी है। और गांव में सबसे ज्यादा गंदम वही काश्त करते हैं। और हर साल उनकी गंदम जो होती है ना वो तकरीबन 200 बोरे होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पर 200 बोरे होती है। तो एक एक किसान के पास 100 बोरे आ गए तो उन्होंने स्टे कर लिया, यानी कि उनको हुआ तो मतलब दोनों के पास 100 बोरा अपने पास उन्होंने रख लिया। और आपस में बात करते हैं कि इस साल पानी भी कम मिला है और मेहनत भी बहुत ज्यादा लगा है, तो क्यों ना हम गंदम को अपने पास यानी कि उगाने में हमारा जो मेहनत लगा है और लोग भी इसके पैसे यानी कि पूरे नहीं देते, इनके बहस वगैरह करते हैं, तो क्यों ना हम इसको स्टे कर ले। ठीक है। और गवर्नमेंट ने रेट भी बहुत कम निकाला है तो लोग उससे कम प्राइस देते हैं, यानी कि जो मैंने आपको अभी बताई ये बात। तो हम लोग करते हैं कि प्राइस तो थोड़ा थोड़ा मेंटेन करते हैं ताकि हमारी मेहनत भी निकल सके। तो इन्होंने क्या किया, दोनों ने ना 50-50 बोरे स्टे कर लिए। 50-50 बोरे स्टे कर लिए तो सप्लाई 200 की होनी चाहिए थी, सप्लाई होगी 100 की। और जैसे लोग आ रहे हैं क्योंकि 100 यानी कि लोग 1000 हैं, तो लोग जब परचेज करने जाएंगे तो सप्लाई कम हो गया। और सप्लाई कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई और प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक फ्लाईव्हील। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है असल इकोनॉमिक फ्लाईव्हील। जो मैंने आपको इतनी बड़ी मिसाल दी ना एग्जांपल, वो इसके रिलेटेड थी। अब ये देखें, मैट्रिक्स इनको कहते हैं मैट्रिक्स। आपने मैट्रिक की क्लास में ये पढ़ा होगा। ये हमारी रो है और ये कॉलम है। ये लिखा गया 3x3। इसका मतलब क्या है? अब देखें, ये किसान ए है, ये किसान बी है, यानी कि उन किसानों को ए और बी का मर्तबा दे दें। किसान ए ने स्टे किया, किसान बी भी स्टे करेगा, तो हमारे एलजीएनएस की जो प्राइस होगी वो मेंटेन रहेगी, यानी कि ना प्राइस अप जाएगी ना डाउन जाएगी और सप्लाई भी मेंटेन होगी। ठीक है। अगर यही दोनों किसान स्टेकिंग करेंगे बॉन्ड्स में तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा बढ़ेगा। समझ रहे हैं बात को? आपका यानी कि बॉन्ड में जाएंगे तो सिस्टम मजबूत होगा, सिस्टम मजबूत होगा तो उनको ग्रोथ ज्यादा आएगी। इसी तरह अगर एक किसान, मान के चलते हैं कि किसी उस किसान के पास ना एक यानी कि एक बंदा चला गया, वो जाकर कहता है कि भाई तुमने सिर्फ 50 बोरे स्टेक कर रखे हैं, हमारे ऊपर तो बहुत ही ज्यादा यानी कि हम मेरे बच्चे भूखे मरे हैं, तो इस तरह करो कि मैं किसान ए को नहीं बताऊंगा, तुम इस तरीके से करो कि तुम मुझे ना कुछ यानी कि 5-7 बोरे दे दो, उसको मैं नहीं बताऊंगा। तो जो किसान बी था उसको उस पर तरस आ गया, उसने उसको ना 5 बोरे दे दिए। अब हुआ क्या है एक्चुअल में, ये इशारा क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि अगर कुछ बंदे एलजीएनएस में स्टेक रखें और कुछ थोड़ा थोड़ा करके रिलीज करें तो सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये तीसरी मिसाल देखें। अब जैसे ही उसने बोरे सेल किए, 10 बोरे सेल किए, तो ये बात पता चल गई किसान ए को। जब किसान ए को पता चली, उसने कहा कि ये बी तो बड़ा फायदा उठा रहे हैं, तो उसने भी उसको देखकर सेलिंग स्टार्ट कर दी। और जैसे उसने सेलिंग स्टार्ट की तो ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़ गई और टोकन की प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आ गई। इज इट क्लियर? सर ये वाला पॉइंट फिर से बोलिए ना, जो सप्लाई बढ़ी ना। सॉरी, मैं मतलब मैं बताता टीम हूँ। को कॉल कर रहा था, मैं सुन नहीं पाया, सॉरी उसके लिए।
मैं प्लीज बताता हूँ जी, मैं बताता हूँ। मैं अगेन रिपीट, मैंने यह बोला था कि मैं एक बार रिपीट करूंगा क्योंकि अभी मैंने एक और आपको थ्योरी समझानी है छोटी सी ना। अच्छा जी, मैं अगेन रिपीट करता हूँ। आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, ये रोज हैं आपकी और ये कॉलम्स हैं, 3 by 3 कॉलम। ये क्या, ये किसान ए है, मेरा ट्रैक बॉल शो हो रहा है आपको जी जी स्क्रीन शो पे हो रहा मेरा? है। ठीक है, ये हो रहा किसान है हो ए रहा है, है। ये किसान बी है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये दोनों, इनको आप 23 लाख कम्युनिटी ले लें, ओरिजिन की 23 लाख की कम्युनिटी है ना। अगर 23 के 23 लाख बंदे इसमें स्टेक रखेंगे तो भाई ओरिजिन चलता रहेगा। अब जैसे 23 लाख में से 3 लाख बंदे भी उस सिस्टम को यानी कि सेलिंग करें तो सिस्टम मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर 23 के 23 लाख एक दूसरे को देकर पैनिक सिचुएशन में अगर सारे टोकन सेल करेंगे तो भाई टोकन की प्राइस नीचे जाएगी। ये चीजें इसमें लिखी गई हैं, आप समझ आइए आपको। यस, जी कैरी यहाँ ऑन। तक क्लियर है सर। ठीक है, अब आपको मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ गेम थ्योरी की, एक और इसको मैं सादा अल्फाज में समझाने की एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। इसकी ना गेम थ्योरी को आप इस तरीके से समझ लें कि ये जो गेम थ्योरी है ना, पेरिजिनल डायलमा, ये इसकी एक मिसाल है। पेरिजिनल डायलमा जो है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर साइंस में और मैथमेटिक्स का और लॉजिकल फील्ड में। इसको यानी कि मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मान के चलते हैं कि दो चोर हैं, उसी मिसाल को जो मैंने अभी आपको गेम थ्योरी की दी है ना, उसको मैं सादा अल्फाज में फिर से बताने की कोशिश करता हूँ इस पर डायलेमा थ्योरी की मदद से। अब देखें जी, दो चोर हैं। एक चोर फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं हूँ, एक फॉर एग्जांपल के तौर पर बैदनान का नेम लगा लें ताकि आपको इजी हो ना। एक मैं हो गया, एक बैदनान हो गया। हम दोनों ने मिलकर चोरी की। चोरी करने के बाद पुलिस ने हमको पकड़ लिया और हमने, पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं है। ये सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारी लिखी गई हैं, लेकिन मैं आपको सादा अल्फाज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे और बैदनान को पकड़ लिया पुलिस ने। पुलिस के पास हमारा कोई एविडेंस नहीं है कि हसन और अदनान ने चोरी की है। तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस कहेगी कि पुलिस ने हमसे पूछा कि तुम लोगों ने क्या कहाँ कहाँ चोरी की है, बताओ हमें। हम कह रहे हैं कि हमने चोरी नहीं की। तो पुलिस अपना दिमाग लड़ाती है। पुलिस क्या करती है, प्लेयर ए ये मुझे दे दें, हसन प्लेयर ए हो गया और अदनान प्लेयर बी हो गया। हम दोनों को वो ना एक अलहदा अलहदा रूम में शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट करने के बाद वो मुझे आकर कहते हैं कि हम तुम्हें एक ऑफर देते हैं, तुम हमें हसन बता दो कि तुम लोगों ने कहाँ कहाँ पर चोरी की है। अगर तुम हमें सच बता दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे और अदनान को 1 साल के लिए जेल में कैद कर देंगे, 12 मंथ के लिए। अब मैं कहता हूँ चलें ठीक है, मुझे सोचने का मौका दें। और यही बात वो जाकर अदनान को कह देते हैं कि हमने हसन को ऑफर दी है, अगर उसने बता दिया वो तो छूट जाएगा, अगर तुम ना बताओ तुम तो फंस जाओगे, इसलिए बेस्ट है कि तुम भी बता दो। ये जो दोनों के दरमियान कॉन्फेस पैदा हो गया, दोनों में कंफ्यूजन पैदा कर दी। डेट इज कॉल्ड डायलेमा थ्योरी, यानी कि कंफ्यूजन का नाम डायलेमा है और डेट इज कॉल्ड डायलेमा थ्योरी। अब जैसे ही मैं भी सोच में पड़ गया, वो भी पड़ गया। अब देखें जरा, अगर हम दोनों चुप रहते हैं, हम दोनों चुप रहते हैं, हम नहीं बोलते, तो इस हमारे पास क्या होगा? डेट इज कॉल्ड, ये एग्जांपल वही है एल्जिनस वाली। अगर आप चुप करके एल्जिनस में बैठे रहते हैं तो आप यानी कि आप दोनों को 1 मंथ में जेल में रखा जाएगा, बाद में हम दोनों को छोड़ दिया जाएगा। अगर इसी तरीके से अगर मैं बता देता हूँ कि जनाब अदनान ने यहाँ पर चोरी की है, तो मैं बाहर हो जाऊंगा और अदनान यानी कि जेल में 12 मंथ के लिए चला जाएगा। अगर अगर हम दोनों ही बता देते हैं कि जनाब मैंने यहाँ पे चोरी की है, ये पैसा यहाँ पे पड़ा गया रखा हुआ है इस दुकान में, और यही बात सेम अदनान भाई कर देते हैं, तो दोनों ने बोल दिया और डेट इज कॉल्ड, हम दोनों ही 12-12 माह जेल में चले जाएंगे। डेट इज कॉल्ड डायलमा थ्योरी। और यही ओरिजिन की मिसाल है। इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म लगे हैं। अब मैंने आपको 4 मैकेनिज्म बता दिए, मैं अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर दो लोग स्टे करते हैं तो प्रोटोकॉल मजबूत होता है, अगर बॉन्ड्स में करते हैं तो एपीवाई बढ़ता है। अब दूसरी चीज देखें, दो में से एक बेचे तब भी एपीवाई ठीक ही रहता है। दोनों बेचेंगे प्रोटोकॉल खत्म हो जाएगा, यानी ओरिजिन बिल्कुल खत्म। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसकी यानी कि मैंने ये आपको मिसाल दे दी, ओरिजिन में बहुत सारे मैकेनिज्म लगे गए हैं, जैसे ट्रेजरी में बैकअप रखा गया है और वो जा रहा है। और उसके अलावा इनकी जो मैकेनिज्म है वो बड़ी जबरदस्त तरीके से लगी हुई है। डेट इज कॉल्ड फ्लाई द हील। और कम्युनिटी की पावर आप देख लें, 30 लाख की कम्युनिटी है इसकी। तो डेट इज कॉल्ड, ये चीजें आपको समझनी चाहिए। और उसके बाद कल एक ना क्वेश्चन पूछा जा रहा था, कल एक ना फ्राइडे वाले दिन। आज का ये टॉपिक था इन चीजों के रिलेटेड जो मैंने बता दिया। अब मैं थोड़ा सा टेक्निकली चीजों पर जाता हूँ। जी सर अदनान, इजाजत है मुझे? ये जो अभी आपने बताया है ना, इसका थोड़ा सा खुलासा दोबारा बयान कर दें, और नेक्स्ट आप जो बताने वाले हैं पहले उनको पॉइंट में बताएं कि भाई मैं ये बताना चाह रहा हूँ, उसके बाद उसकी तफसील में दोबारा चले जाएं। अदनान भाई दोबारा रिपीट ना करवाएं, क्लास रिकॉर्डिंग है और टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ने दीजिए।
जी भाई, पता क्या, अगर अगेन रिपीट करूंगा तो आपके सामने यानी कि इतनी चीजें बताकर मेरा आगे यानी कि ना बढ़िए, मेरी अपनी हालत यानी कि ना खराब आगे होगी। बढ़िए, आगे मैं अब बढ़िए। आप ठीक हो गया। अब मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ चीजें दिखाना, क्या आपकी कुछ पूछे जाते हैं कि क्या हमारी लिक्विडिटी लॉक है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आपकी लिक्विडिटी कौन सी है। आपने सबसे पहले क्रोम को ओपन किया, वहां पर आप जाकर लिखेंगे पॉलीगॉन स्कैन, जो ब्लॉकचेन है हमारी, दैट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन। ओपन होगी, यहाँ पर एक हमारे पास, मैं दिखाता हूँ आपको, ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हमारी लिक्विडिटी है। तो इसको मैं करता हूँ, ये आपके सामने स्क्रीन शेयर है, कंटिन्यू रखें। ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये ट्रैकर में क्या आ रहा है, ERC20। ERC20 क्या है ये मैं आपको कुछ देर में बताता हूँ, पहले मैं ऊपर छोटी सी डिटेल दे दूँ। ये क्रिएटर ओरिजिन डिप्लॉयर, जिन लोगों ने ओरिजिन को डिप्लॉय किया है, कब डिप्लॉय किया है, 2 साल 50 दिन पहले। अब मैं ERC20 पे क्लिक करता हूँ, मैं आपको यानी कि इसका ना दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या आपकी लिक्विडिटी वाकई लॉक है। आपने कॉन्ट्रैक्ट पे सबसे पहली चीज आपका कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई है, और मैंने ये इसकी कोडिंग है, और ये मैंने अपने एक फ्रेंड से पढ़वाई है, मैंने इसको रीड करवाया है इसको, और उसने मुझे बोला कि इसमें ऐसी कोई सस्पिशियस चीज अभी तक नहीं रखी गई जिससे आपको टेंशन हो कि आपका जो फंड है वो ओरिजिन वाले निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? ये बात क्लियर हुई आपको? जी, जी, ताकि मैं नेक्स्ट क्लियर है, चीज क्लियर है, बताऊं। आगे बढ़ते जाएँ। जी जी जी, कंटिन्यू सर। ठीक है, कैरी ऑन प्लीज, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कुछ कल क्वेश्चन पूछे गए थे कि अनूबी कॉइन कैसे ले सकेंगे, वो भी मैंने आपको बताया था। अनूबी चेन टोकन को लेने के 3 तरीके होंगे, एक होगा POS, और एक होगा POW, और एक होगा POA। POS यानी कि एल्गोरिथम यानी कि प्रूफ ऑफ स्टेक, POW प्रूफ ऑफ वर्क यानी कि जिस पर बिटकॉइन काम कर रहा है, POS पे काम कर रहा है जनाब हमारा एथीरियम। और जो तीसरा इसका कंसेप्ट है ना वो है POA यानी कि प्रूफ ऑफ अथॉरिटी। इसको सिर्फ ट्रस्टेड बंदे ही चलाएंगे। जैसे आज ओरिजिन में वो डाओ की वोटिंग करवाई गई ना, जिसमें 358 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। वो क्यों किया गया है, वो इस पे प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने वाले हैं, यानी कि वो ट्रस्टेड बंदों को इसका अख्तियार देंगे। समझ रहे हैं बात को? अब आपको मैं इसकी लिक्विडिटी चेक करवाता चलूं कि इसकी लिक्विडिटी एक्चुअल में पड़ी कहाँ पर हुई है। ये देखें, एक्चुअल में आपकी लिक्विडिटी ये है। कुछ कहते हैं कि इसका अगर डाई के साथ पेयर है तो लिक्विडिटी कहाँ पर पड़ी है, ये है वो लिक्विडिटी, 208 मिलियन डाई, यही आपकी एक्चुअल लिक्विडिटी है। वो जो ऊपर एलजीएनएस है वो आपकी लिक्विडिटी नहीं है, वो टोटल है, वो सिर्फ एलजीएनएस है। अगर एलजीएनएस की प्राइस डाउन होगी तो लिक्विडिटी यानी कि किसी काम का नहीं होगा ना। एक्चुअल में हमारी लिक्विडिटी ये है। अब आपको मैं चीजें को चेक करके दिखाता हूँ कि सबसे पहले आपने ना लिक्विडिटी को लेना है, कॉपी करके इसको मैं कैलकुलेटर में लेकर जाता हूँ। इसको मैं पेस्ट किया, इसको मैं तकसीम करूंगा, ये जो है ना हमारा एलजीनेस, इसके साथ मैं करूंगा तकसीम। एक बार चेक करूँ कि लिक्विडिटी से लिखी ठीक है। ये 1 मिनट ये पेस्ट हो जाए फिर मैं बताता हूँ आपको। पेस्ट नहीं होगा, उधर से देख के लिखते जाइएगा। 1 मिनट सर, 1 मिनट, यार मैंने सुबह किया था, हो रहा था सुबह ना। चले मैं पेस्ट करने लिख के देखने की कोशिश करता हूँ। 53,067, 53,067, 756, 756। ये इसको मैं तकसीम किया, ये आपके आज के एक एलिजेंस की प्राइस आ गई है, 3.85 भी चल रहा है। वो जो है ना, वो जो आपके डेक्स टू डेक्स स्क्रीनर हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ वो क्या बला है एक्चुअल में। ये आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, 1 मिनट में दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं स्क्रीन को बैक करूँ, ये 3 लाइन पे क्लिक किया तो ये देखें, यहाँ पर यार ये डेवलपर का ऑप्शन नजर आ रहा है। मैं डेवलपर पे क्लिक करूंगा, डेट इज कॉल्ड API प्लान, API डॉक्यूमेंट्स। ये क्या चीज़ है? API का मतलब जो होता है ना, वो होता है जनाब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आपके जो डेक्स टूल हो गए, डेक्स स्क्रीनर हो गया, AV.ai हो गया, ये यहाँ से डाटा को फेच करके अपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर दिखा रहे होते हैं। तो कभी कभार उनको फेच करने में ना मुश्किल पेश आती है, इसलिए वो आपको गलत डाटा भी दिखा सकता है। लेकिन जो सबसे मोस्ट ऑथेंटिक चीज़ है वो हमारी ब्लॉकचेन है, जो मैंने अभी आपको ब्लॉकचेन में चीजें आपको एनालाइज करके दिखा दी। क्लियर? मेरी बात ये क्लियर हुई आपको?
आगे बढ़ें हसन भाई, आगे बढ़िए और क्लोजिंग की तरफ ले जाइएगा। टाइम ठीक है सर, बस यही चीजें मैंने आज शेयर करनी थी, यही चीजें शेयर करनी थी। आधा घंटा ऑलरेडी हो गया है, तो यही चीजें मैं शेयर करना चाह रहा था। बाकी इनके क्वेश्चन ले रहे हैं अगर किसी का है तो। चलें, वेल डन, माशाल्लाह ज़बरदस्त। और बहुत ही आपने मेहनत के साथ आपने प्रेजेंट किया और आपने ज़बरदस्त पॉइंट नोट करवाए और हमारी दुआ है अल्लाह ताला माशाल्लाह आपको ग्रेट मज़ीद अचीवमेंट है। कामयाबी तरक्की दे। वेल डन। और जिन दोस्तों के सवाल हैं इस रिलेटेड तो आप सवाल कर सकते हैं, और अगर इस रिलेटेड जी नहीं है जी सवाल तो फिर उसके बाद हम क्लास को क्लोज़ कर देंगे। जी जी, जो मैंने आज टॉपिक आपको, जिस टॉपिक का मैंने आपको बातें की, अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपका कोई सवाल है ना, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं इसी टॉपिक के रिलेटेड। क्योंकि नेक्स्ट मैंने अभी शेयर नहीं किया, तो अगर शेयर करूंगा तो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको टेक्निकली बता दिखाऊं जो भी चीज़ें हैं। जी तैयब भाई वेलकम, आप शेयरिंग कर सकते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तमाम लीडरों को मेरी तरफ से सलाम जी। हसनैन भाई ने तो आज माशाल्लाह बहुत डीपली जाके यानी वाइट पेपर को पढ़ा और सबको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो सवाल तो मेरा कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हसनैन भाई यानी कि वो अप्रिशिएट करना